The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज शो में विस्तार से ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, उस प्राणदायिनी शक्ति के बारे में जिसके लिए देश में मारामारी मची है। डिमांड, सप्लाई और खपत का पूरा हिसाब किताब समझेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से सरकारें इस आपदा के वक्त एक बेहद जरूरी कदम उठाकर इस संकट को सुलझाने की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। शो में सुर्खियां भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। काफी पल्स था तो हम लेके आए हैं, लेकिन यहाँ के आदमी लोग कैसा है नहीं सुना कोई नहीं सुना है। खाली पेपर कागज था, कागजे पेपर के चक्कर में दिए थे, फिर भी बोला पेपर लाओ वाला प्रूफ में तो पेपर का जब पेपर लाने अभी है पल्स है, अभी चल रहा है। नहीं, उस समय 85 पल्स था, अभी नहीं है पल्स। ये नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना है। इस अस्पताल को सरकार ने पूरी तरह से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए समर्पित कर रखा है। विडंबना देखिए, इसी अस्पताल में एक कोरोना मरीज बिना इलाज के मर गया। बीमार ने 3 घंटे तक इलाज करने वालों का इंतजार किया, लाख कहने के बाद भी कोई नहीं आया। आखिर में जो हुआ वो आपने वीडियो में देखा। खुद परिवार के लोग ही किसी तरह इलाज करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सांस टूट गई वो अब कहां वापस आ सकती है। हमारी सरकारें मीडिया में आकर, लोगों के बीच आकर बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं, लेकिन इस आपराधिक लापरवाही का जवाब इन सरकारों से ज़रूर मांगिएगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है और बोलूँगा तो शायद गला रूंध जाए, लेकिन आप उन सबों के बारे में सोचिए जो इस वक्त अपने बीमारों को लेकर अस्पतालों के बाहर इंतज़ार की यातना से गुज़र रहे हैं। इंतज़ार दवाई का, इंतज़ार ऑक्सीजन का, इंतज़ार पेशेंट के भर्ती होने का, इंतज़ार टेस्टिंग का, इंतज़ार उस टेस्ट की रिपोर्ट को हासिल करने का, इंतज़ार प्लाज्मा का। और इन सब इंतज़ारों के बीच एक इंतज़ार ये कि वो जो कहलाते हैं सरकार, वो कहाँ हैं और कब प्रभावी कदम उठाएंगे। सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी में बात जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के भारत दौरे से जुड़ी है। जापान के प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द करने का फैसला किया है। योशिहिदे सुगा को अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भारत आना था। जापान की मीडिया के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये दौरा रद्द हुआ है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को भारत के साथ साथ फिलीपींस भी जाना था, लेकिन अब दोनों ही दौरों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया था। दूसरी सुर्खी, इसमें बात कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय दामों की लिस्ट जारी की है। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अपने बयान में कहा कि अगले 2 महीने के लिए कंपनी बड़े स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। 4-5 महीने के बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इसे रिटेल बाजार के लिए भी खोल दिया जाएगा। हालांकि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और असम की सरकारों ने 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त टीका देने का ऐलान किया है। ये राहत की खबर है। अगली सुर्खी, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली स्वदेशी कंपनी कोवैक्सीन ने भी बनाई। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का डेटा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इसकी क्लिनिकल ट्रायल में जो प्रभावी होने की दर है वो 78% है। हालांकि ये इंटरिम डेटा है, फाइनल डेटा जून तक आ सकता है। आईसीएमआर ने यह भी दावा किया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी तरह के वेरिएंट्स के लिए प्रभावी है। हम जानते हैं कि भारत में कोरोना की नई लहर के पीछे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को कारण माना जा रहा है। कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट के लिए भी प्रभावी है, ऐसा दावा किया गया। आज केंद्र सरकार ने भी बताया कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लेने वाले प्रति 10,000 लोगों में से 2 से 4 लोगों को ही कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। करीब 13 करोड़ डोज लग चुकी हैं,
जबकि 27,000 को इन्फेक्शन हुआ है। चौथी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक से है। यहाँ जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में लीकेज की वजह से अस्पताल में भर्ती 22 मरीजों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई करीब आधे घंटे ठप हो गई, जिसके चलते वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की मौत हुई। हादसे के वक्त अस्पताल में वेंटिलेटर पर कुल 23 मरीज मौजूद थे। पांचवी सुर्खी रेमडेसिविर दवा से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। बताया कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। इससे एक तरफ तो रेमडेसिविर की सप्लाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ दाम में भी कमी आएगी। आसमान छूते दाम और मार्केट से गायब इस दवा के लिए आम आदमी दर दर भटकने को मजबूर है। हम ये लगातार देख रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम आज बात करेंगे देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में। 20 अप्रैल से ही देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी कि अस्पतालों में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है। केंद्र सरकार को खत लिखा गया, मदद का भरोसा मिला। फिर कुछ ही घंटों में दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन का स्टॉक भी मिल गया। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। ऑक्सीजन का स्टॉक अभी भी एक आध दिन का ही है। ऐसे में ऑक्सीजन का सतत अस्पतालों को मिलते रहना जरूरी है। ये तो दिल्ली को मिलने वाली फौरी राहत की बात है, लेकिन वक्त है कि हम देश में ऑक्सीजन की सप्लाई के पूरे स्ट्रक्चर की जांच पड़ताल करें, ऑक्सीजन की कार्यप्रणाली और उसकी समस्याओं को ध्यान से देखें। ऐसे में सबसे पहला सवाल उपजता है कि देश में कितनी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है इंडस्ट्रियल रूप से। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक स्टील प्लांट समेत देश में रोज 7300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। बड़े उत्पादकों में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, गोयल एमजी गैसेज प्राइवेट लिमिटेड और नेशनल ऑक्सीजन का नाम शामिल है। यहाँ से मिले आंकड़ों के मुताबिक अगर स्टॉक की बात करें तो ऑक्सीजन का कुल स्टॉक लगभग 58,000 मीट्रिक टन का है। इसमें मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ये मात्रा लगभग 23,500 मीट्रिक टन की है। आपने ऑक्सीजन का स्टॉक जान लिया, पर यह भी जानिए कि मांग और आपूर्ति की मौजूदा स्थिति क्या है। और इसे जानने के लिए हम फिर से इन्हीं आंकड़ों का रुख करेंगे। देश को इस समय औसतन 4800 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत प्रतिदिन पड़ रही है और आपूर्ति हो रही है 3700 मीट्रिक टन की, यानी अंतर लगभग 1100 मीट्रिक टन का है। थोड़ा गणित और समझिए। देश में आपको ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी नहीं दिख रही है, न ही ऑक्सीजन के भंडारण में। जितनी मांग है उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन इस समय देश में हो रहा है, लेकिन आपूर्ति वाला पलड़ा हल्का है। ऐसा क्यों? इसका कारण है हमारा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क। यूं समझिए, जब उत्पादकों द्वारा ऑक्सीजन तैयार कर लिया जाता है उस समय उन्हें बहुत विशालकाय टैंकरों में स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसे रीफिलिंग स्टेशन तक भेजने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रक खास तौर के होते हैं, इन्हें क्रायोजेनिक ट्रक कहा जाता है। इनके भीतर का तापमान बहुत कम होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट से वितरकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए देश भर में केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक ट्रक उपलब्ध हैं। ये संख्या बहुत कम है और इस संकट के हिसाब से तो और भी ज्यादा कम। इतनी कम कि टाटा समूह ने आज जब ऐलान किया कि वो ऐसे 24 क्रायोजेनिक ट्रकों का आयात करेगा तो नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस मुहिम की तारीफ की। लेकिन जमीन से सुनिए कि दिक्कत क्या है। ऑक्सीजन के सप्लायर अरविंद कुमार से हमने बात की। कुछ प्लांट तो थे, लेकिन अब क्या करें, क्या ऐसी क्राइसिस आई कि जो हॉस्पिटल का भी 10 सिलेंडर लेता था डेली के, आज वो 50 से 60 ले रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तो कम है और कंजप्शन हो ही ज्यादा। सर दिल्ली से बहुत दूर से आ रहे हैं मेरे पास। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली, चित्तरंजन पार्क, मयूर विहार, उनको नंबर दे दिया, कोई नोएडा में मेरे से सिग्नल ले गया, उसका रिलेशन दिल्ली में। उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग में नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिल रहा सर। दिल्ली में 1500 रुपए 1000 रुपए लिए घूम रहे आते हैं, तो लोग इतने परेशान है कि नहीं आ रहे। दिल्ली से यहाँ सिलेंडर लेना आया था सर, तो कई बंदे आ चुके हैं मेरे पास। स्थिति कुछ ऐसी है कि ऑक्सीजन के वितरण की जो व्यवस्था थी वो कोरोना की पहली लहर में तो काम कर गई, लेकिन दूसरी लहर में अब जब लगभग 3 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं और लक्षण भी पहली लहर के मुकाबले ज्यादा हैं, तो वितरण की प्रणाली पूरी तरह से फेल कर गई है। बात सिर्फ ऑक्सीजन के वितरण को लेकर नहीं है, सिलेंडर की भी बात है। सिलेंडर की किल्लत है।
जिन अरविंद कुमार की आपने अभी बात सुनी, उन समेत कई सप्लायर ने यह बताया कि ऑक्सीजन आ जाने के बाद भी उन्हें स्टोर करने के लिए सिलेंडर की किल्लत है। कई अग्रणी अस्पतालों में तो खुद के ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं, लेकिन कई अस्पतालों में ऑक्सीजन रखने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और किल्लत यहीं उपजती है। इफ्को समेत कई बड़ी कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट से मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात कर रही हैं, लेकिन जमीन पर सिलेंडर की समस्या इससे नहीं सुलझ रही। ऐसे में सवाल उठता है कि इस समय ऑक्सीजन की इतनी किल्लत क्यों है? क्या सच में लोगों को ऑक्सीजन की इतनी जरूरत है या लॉकडाउन की तर्ज पर पैनिक बाइंग की वजह से ये स्थितियां आ गई? हमने डॉक्टर से पूछा और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल के डॉक्टर मणिशंकर प्रियदर्शी ने हमसे ये कहा। देखिए, ये कोरोना का जैसे ये सेकेंड वेव आया ना, बहुत तेजी से फैला। तो जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी कि हाँ इतने पेशेंट्स आएंगे या फिर इतने रिक्वायरमेंट होगी, उससे कहीं ज्यादा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है डे टू डे, मतलब अगर देखा जाए तो इमरजेंसी में हमारे पास 4 बेड होते हैं, उसमें हम डबलिंग कर लेते हैं। हमने 4, 5, 6 सिलेंडर ऐसे ऐसे करके हम डबलिंग करते जाते हैं। लेकिन अगर अचानक से आपके पास उस 4 की जगह 8 की जगह आपके पास 12 पेशेंट आ जाए, तो आपके पास स्वाभाविक सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हाँ तुरंत से 12 पेशेंट आपके पास और सभी को ऑक्सीजन की जरूरत हो जाएगी। देखिए, नॉर्मल अगर फ्लू हो रहा है आपको, तो नॉर्मल फ्लू में भी आपको अगर नेजल कंजेशन, मतलब नाक अगर बंद होती है, तो आपको थोड़ा सफोकेशन फील होगा। और सफोकेशन जब आप फील करोगे तो आपको लगेगा कि सांस थोड़ी कम आ रही है आपको। कोविड में क्या होगा कि आपका जो है ना, ये लंग्स के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है ना, वो बहुत तेजी से डिप हो रहा होगा। उसके कारण क्या होगा, हंगर होगा ऑक्सीजन के लिए बहुत तेजी से। तो इसलिए हर कोविड पेशेंट को ऑलमोस्ट आपको जो है ना ऑक्सीजन देना ही देना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। नॉर्मल फ्लू पेशेंट को आप नहीं भी दे रहे हो तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा होगा। आपको उसको नेजल डिकंजेशन दे दो या कुछ भी दे दो, वो आराम से मेंटेन कर रहे हैं। भारत सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठते हैं कि क्या सरकार ने कोरोना की पहली लहर के बाद सबक नहीं लिया? परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिनों खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार द्वारा 162 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 33 ऑक्सीजन प्लांट ही इंस्टॉल किए जा सके। सरकार ने यह भी कहा था कि अप्रैल 2021 के आखिर तक और 59 प्लांट और मई 2021 के आखिर तक 89 प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल की क्राइसिस बड़ी है। इस बुलेटिन को आपके लिए लिखते वक्त हमारा सामना एक और भयावह खबर से हुआ। दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल में लगभग 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इंडिया टुडे की पत्रकार तनुश्री पांडे ने बताया कि दिल्ली को आने वाली ऑक्सीजन कहां रुकी है। सिद्धांत, मैं आपको बता दूं कि सेंट स्टीफन अस्पताल जो कि दिल्ली के 30 हजारी एरिया में है, उनके पास करीब 300, 400 से 500 पेशेंट्स थे जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की लगातार जरूरत है। ये वो पेशेंट्स हैं जो 2 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई के बिना नहीं रह सकते हैं। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो खुद का ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो एक कंपनी है जिसका नाम है लिंडे, वेंडर का नाम है, वो हरियाणा में कंपनी स्थित है, फरीदाबाद में। वहां से सेंट स्टीफन को ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता था। मुझे जो डायरेक्टर ने बताया है हॉस्पिटल के, हमको ग्राउंड पे हम लोग थे और डायरेक्टर ने हमें बताया कि हम कल ये बात दिल्ली गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर चुके थे और अपने वेंडर को भी बता चुके थे कि हमको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रहा है। तो वेंडर ने हमको ये बताया कि हमारा जो प्लांट है उसको सीज कर दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, और ये बता दिया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हरियाणा से बाहर किसी और स्टेट में नहीं जाएगी। तो दिल्ली के अस्पताल में अगर जरूरत है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लिंडे प्लांट से हॉस्पिटल ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो इसको देखते हुए जो डॉक्टर्स थे, जो डायरेक्टर थे, वो बहुत ही पैनिक कर गए। उन्होंने दिल्ली सरकार को वापस लिखा कि हमारे जो वेंडर हैं वो हमको सप्लाई नहीं दे सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द हमको ऑक्सीजन की सप्लाई भेजिए, नहीं तो 400 से 500 पेशेंट अपनी जान खो सकते हैं और एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी जो कैटास्ट्रॉफ है वो दिल्ली में हो सकता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत प्रेशर के बाद मीडिया ने बहुत इस बात को उठाया और उसके बाद मैं आपको बता दूं सिद्धांत, 1 घंटा बचा था जब ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने वाला था। उसी 1 घंटे के दौरान में जो लिंडे कंपनी है, उन्होंने दिल्ली सरकार के बहुत प्रेशर के बाद कहीं ना कहीं जो उनके ऑक्सीजन सप्लाई था हॉस्पिटल का, वो रिप्लेनिश करवाने के लिए अपने लोग भेजे। और अब हम आपको बता सकते हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। सेंट स्टीफंस को ऑक्सीजन सप्लाई मिल चुकी है और उन पेशेंट्स को भी दी गई है जो बहुत ही खराब हालत में थे। देश इस समय केवल ऑक्सीजन की ही कमी से नहीं जूझ रहा। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो गया है। हर जगह से बेड, वेंटिलेटर, दवा और ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। कहीं ऑक्सीजन मिल रही है तो सिलेंडर नहीं, कहीं एम्बुलेंस नहीं, तो कहीं वक्त पर पहुंचने की कमी।
ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया मदद की गुहारों से पटा पड़ा है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए खूब सारे नंबर भी शेयर कर रहे हैं। लिस्ट दी जा रही है कि यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है या यहाँ पर बेड उपलब्ध है। अगर आप लोग अपने स्तर पर इस तरह से डेटा इकट्ठा कर अलग अलग शहरों की लिस्ट बना सकते हैं, तो क्या ये काम राज्य सरकारें नहीं कर सकती? डिजिटलाइजेशन का दंभ भरने वाली सरकारें आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाती जहां पूरी पारदर्शिता के साथ ये बताया जाए कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, उनमें से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा वाले कितने बेड हैं, कहां पर कौन सी दवा उपलब्ध है, सरकार के पास कितना स्टॉक है और ये कैसे लिया जा सकता है। तमाम हेल्पलाइन नंबर जो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर, खासतौर पर सरकारी नंबर, काम करते नहीं दिख रहे हैं। हमारा शहर, राज्य, देश गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इस बीमारी के समय कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो भी है साफ बताना चाहिए और ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से वेबसाइट और ऐप तैयार किया जा सकता है जहां पर जिलेवार अस्पतालों की संख्या, एम्बुलेंस, बेड, दवाइयाँ, प्लाज्मा और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में बताया जा सकता है। वहाँ यह भी सुविधा दी जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहे तो रजिस्टर करे और डोनेट करे। इससे हर रोज, हर घंटे, हर मिनट अपडेट भी किया जाए। आप सोचिए कि ऐसी सेंट्रलाइज व्यवस्था हो या राज्यों के स्तर पर हो या जिलों के स्तर पर हो तो स्थितियां कितनी नियंत्रण में रहें। क्या ये संभव है? इसके जानने के लिए हमने ऐप और वेबसाइट डेवलप करने वाले ब्रिजपाल मौर्य से बात की। ब्रिजपाल नोएडा में रहते हैं, काफी वक्त से इस काम में लगे हैं। जी, पॉसिबल है। एक्चुअली इसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसमें सारे हॉस्पिटल्स को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। वो अपनी सारी सर्विसेज अपने उनके हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने ऑक्सीजन की क्षमता है उनके यहाँ, वो सारा उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर जैसे ही और रियल टाइम उनको सारी चीज अपडेट करनी पड़ेंगी उस ऐप में। जैसे ही उनके यहाँ कोई भी बेड अगर खाली होता है, कुछ पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं, तो तुरंत वो अपने उसके रियल टाइम अपना सिस्टम में अपडेट करेंगे, तो वो हमारा सारा सेंट्रलाइज जो डेटाबेस है वहाँ अपडेट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी शहर में वो अपने हिसाब से सर्च कर सकता है, देख सकता है कि हमारे यहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं और किस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। जिससे जो अभी ये जो ये सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अवेलेबल है तो हम सीधे उन्हीं को अप्रोच करें, सीधे उसी हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में बताता है, लेकिन इस ऐप के नीचे काफ़ी रिव्यू ऐसे हैं जिनके मुताबिक ये ऐप खाली बेड और वेंटिलेटरों की सही संख्या नहीं बताता। अधिकतर लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार का ये दावा गलत है और ये ऐप रियल टाइम सही आंकड़े नहीं दिखाती। और ऐसा नहीं कि कोविड को लेकर पहले ऐप नहीं बने, आरोग्य सेतु ऐप बना था, फिर वैक्सीनेशन के लिए कोविन सिस्टम को भी तैयार किया गया। लेकिन अब जब बेड से लेकर ऑक्सीजन तक के लिए मारामारी है, तब सरकारें इस दिशा में कदम नहीं उठा रही हैं। ना ही इस तरह के कॉल सेंटर तैयार हो रहे हैं जहां पर मरीज फ़ोन करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। इस तरह की सर्विस न होने से हो रही दिक्कतों को समझने के लिए हमने बात की पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से। इससे बहुत सारी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आज पेशेंट जो दुविधा में है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं और जाऊं तो कौन सा हॉस्पिटल में जाऊं। हर एक हॉस्पिटल में जाके वहां पता करना कि बेड है या नहीं है। हर हॉस्पिटल में 50 से 60 बेड की वेटिंग चल रही है। और ऐसे कंडीशन में पेशेंट जो, पहली बात तो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं चाहता जब तक उसकी कंडीशन खराब हो गई है। अब कंडीशन खराब होने के बाद यदि पेशेंट निकलता है घर से और वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसका कंडीशन डिटोरेट होने ही वाला है, क्योंकि बाय द टाइम उसने डिसाइड किया कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है, वो ऑलरेडी उसका सैचुरेशन ड्रॉप होना चालू हो गया है। तो उस वक्त एवरी सेकेंड, एवरी मिनट काउंट्स। तो ये डिजिटल इंडिया कह रही है कि डिजिटल इंडिया करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें बहुत तत्व है और वो एक प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। सर बहुत सारी मदद हो पाएगी। मैं तो कहता हूँ राइट फ्रॉम हॉस्पिटल एंट्री और बेड की वैकेंसी से लेके आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट, फॉलो अप, एक्सपर्ट ओपिनियन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक प्रकार का एक एरिया से कौन से पेशेंट आ रहे हैं और कितने वेरिएंट्स इसके अंदर है, कितने म्यूटेंट्स इसके अंदर है, ट्रेंड की तरफ किस तरफ जा रहा है, सब कुछ डिजिटल पे किया जा सकता है। हम इसको ई हॉस्पिटल और ई आईसीयू की परिभाषा दे सकते हैं।
ये प्लाज्मा जो आपने बोला वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। प्लाज्मा ही क्या, मैं तो बोलता हूँ कोविड ही नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स के लिए अदर डिजीजेस में भी मुझे एक ब्लड ग्रुप चाहिए, तो मुझे पूरा डेटा मिल रहा है कि कहाँ है और क्या नहीं है, और किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो ये बहुत बड़ी सहायता होगी सर। सभी को इलाज मिले, सभी को ऑक्सीजन मिले, सब स्वस्थ रहें। लल्लन टॉप और देश के बहुत सारे लोग इस प्रयास में लगे हैं कि मदद का सिलसिला रुके नहीं, लेकिन सरकारों को खुद भी इस मुहिम में और ज्यादा शामिल होना पड़ेगा। देश के ऑक्सीजन तंत्र को और ग्राह्य बनाना पड़ेगा ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें। ये वक्त एक्शन लेने का है, ये वक्त ट्रांसपेरेंसी दिखाने का है, ये वक्त आगे आके जिम्मेदारी लेने का है। समाज सरकार के सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन सरकारें इच्छा शक्ति तो दिखाएं। सरकारों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल सरकारें दिशा भटकती नजर आ रही हैं। ऐसे में लल्लन टॉप सरकारों से ये गुजारिश करता है कि तत्परता दिखाएं, जल्दी से जल्दी इस तरह का सिस्टम बनाएं ताकि लोगों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले। लल्लन टॉप इसके साथ ये भी अपील करता है अपने दर्शकों से, अपने देश की जनता से, कि पैनिक में ना आए। अगर आपके पास खाली सिलेंडर है, आपके पास इस्तेमाल नहीं है, तो किसी ज़रूरतमंद को दें। दवाइयों के बारे में खुद मुख्तार न बने, डॉक्टर की सलाह पर निर्भर रहें। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो घर पर ही रहें, सारे प्रिकॉशन बरतें, टेस्ट ज़रूर करवाएं, और यदि टेस्ट या किसी भी दूसरी सरकारी व्यवस्था में आपको खामी नज़र आती है तो हमें सूचित करें। हमारा पता है covidcare@lallantop.com। आज के शो में इतना ही। हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, सरकारों के साथ मिलना होगा, सरकारों की जवाबदेही तय करनी होगी, और एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर रखना होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस वक्त इससे ज़्यादा इस पंक्ति की सारगर्भिता नहीं हो सकती थी। बहुत ख्याल रखना है, बहुत सावधानी से रहना है। उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पंचायत चुनाव के चलते जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनना, दूरी रखना, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकी राज्यों में भी कभी धार्मिक तो कभी सामाजिक कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा मत करिए, आपकी ज़रा सी चूक आपके अपनों के लिए भारी पड़ सकती है। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।